हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देर किए आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। मॉन्स्टर को क्लीन तरीके से खत्म करने के बाद सु शेन ने आसपास देखा और आखिर में एसेंस कोर ढूंढ ली। उसने उसे उठाया, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। मिल गई। सु शेन ने एसेंस कोर को गौर से देखा, उससे निकल रही पावरफुल एनर्जी को महसूस किया जिसने उसे उस पावर के बारे में और क्यूरियस कर दिया जो वो हासिल करने वाला था। उसने बदबदाया, देखता हूं तू मुझे कौन सी स्पेशल पावर देगी। अचानक शहर का सीन तेजी से बादल गया। कुछ घंटे पहले जलाती गर्मी हर चीज को तड़पा रही थी, तो अब तेज बारिश ऐसे हो रही थी जैसे पूरी दुनिया को डूबा देना चाहती हो। अगर भयानक गर्मी इंसान की विल पावर और स्ट्रेंथ को निचोड़ सकती थी, तो ये फ्लड और तूफानी बारिश एक तेज ठंडी तलवार जैसी थी जो सीधे ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर रही थी। सुनामी और फ्लड्स आ गए, शहर में सब कुछ बहा ले गए। लोग घबराकर बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, उनके चेहरों पर डर और होपलेसनेस साफ दिख रही थी इस प्राकृतिक आपदा के सामने जो धरती उन पर लाई थी। यहाँ तक कि पावरफुल इनलैंड सिटीज जैसे अपर सिटी भी नेचर के गुस्से का सामना नहीं कर पाई। टेक्निकल यूनिवर्सिटी एरिया, जहाँ की जमीन ज्यादा ऊंची नहीं थी, वहाँ बस कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और हाई राइज स्ट्रक्चर्स हाई बचे थे जिन्हें अभी तक पानी ने निगला नहीं था। सु शेन, वो जो डेस्टिनी का चुना हुआ था, वैंग जिनशे के एसेंस कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद फ्लड के पानी में कूद गया। वो आसानी से फिसल रहा था, महसूस कर रहा था कि उसकी बॉडी अब पहले से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी है। सांस लेना, मूवमेंट्स, सब कुछ पहले से अलग था। सु शेन पानी की सतह पार स्लाइड कर रहा था, जैसे एक शांत पावरफुल लहर हो। उसने सोचा, बेशक वैंग जिनशे के एसेंस कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी बॉडी अब नई पावर के साथ अडेप्ट होने लगी है। पानी के कांटेक्ट में आते ही सु शेन की बॉडी में बदलाव आने लगा। सिर्फ छोटे हार्ड स्केल्स, सांप की स्केल्स जैसे ही नहीं उगने लगे, बल्कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड भी काफी बढ़ गई। उसकी आंखें और तेज हो गई, धुंधले एनवायरनमेंट में भी लाइट को आसानी से कैच कर पाती थी। खास बात ये थी कि आंखों के अराउंड एक पतली झिल्ली बन गई जो उन्हें पानी के अंदर प्रोटेक्ट करती थी। तो शेन ने नोटिस किया कि उसकी सांस लेने का तरीका भी अजीब हो गया है। उसके आसपास बबल्स बन रहे थे, लेकिन उसे ना घुटन महसूस हो रही थी ना सांस लेने में तकलीफ। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्किन से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकता हो, बिल्कुल वाटर स्नेक्स की तरह। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये वाटर स्नेक्स का एडवांटेज है? तो शेन थोड़ा आगे तैरा और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से बाहर निकला। पानी के ऊपर आकर उसने अपनी नई पावर के बारे में सोचना जारी रखा। भले ही वो पानी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन पानी के अंदर सांस ले पाना एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। उसी वक्त यूज लूचेंग होटल एरिया याद आया, जहां डुओ नहा अभी भी फांसी हुई थी। अगर ऊपर से बाढ़ का पानी आया तो उस एरिया के डूबने का चांस बहुत ज्यादा था। लेकिन तेज फ्लड करंट अपने साथ शार्प ब्लेड्स की तरह डेब्री और मटेरियल लाएगा जिसे अपस्ट्रीम जाना एक डेंजरस चैलेंज बन जाएगा। तो शेन ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसने ऑब्जर्व किया कि वॉल्केनो एरप्शन अपने पीक पार पहुंच चुका था। शंगडू वॉल्केनो से दूर था, इसलिए यहाँ का आसमान अभी भी साफ था। लेकिन जब वॉल्केनिक डस्ट हर जगह छा जाएगी तो विंटर अपोकलिप्स दूर नहीं होगी। तो शेन का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। उसने मन में सोचा, अपोकलिप्स से पहले इंसानियत का सिविलाइजेशन बस एक फ्रैजाइल जोक है। नेचर में एक शिकार ना बनने के लिए मुझे अपनी पावर बढ़ते रहना होगा। तो शेन ने पिछली जिंदगी के बारे में रिकॉल करना शुरू किया। महाप्रलय के बाद शंगडू में कई पावरफुल फोर्सेस उभार कर आई थी। ये एरिया जो साउथ में लोलाइंग और मार्शी था, वाटर स्नेक आर्मी और आयरन क्वीन का डोमेन बन गया था। सिटी के साउथ में कैनिबल ट्राइब था, जहां वायलेंट फनाटिक्स का जमावड़ा था। ईस्ट साइड रैट आर्मी के कंट्रोल में थी, रैट किंग के राज के अंडर। और ईस्ट साइड पावरफुल हेड हंटर का डोमेन था। पिछली जिंदगी में गांव कियांग और डुओ नहा ने लूचेंग होटल पर कब्जा किया था और तो शेन कई बार उनके हाथों मरने से बचा था। लेकिन इस जिंदगी में उसने बुदबुदाया, मुझे बाकी सारे कोर क्रिस्टल्स जल्दी से जल्दी इकट्ठे करने होंगे। बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ तो शेन धीरे धीरे अपने प्लान के बारे में सोच रहा था। कैनिबल ट्राइब की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी
और उनके कैंप्स डिस्पर्स्ड। द आयरन क्वीन का लोकेशन मिस्टेरियस और ट्रेस करना मुश्किल था। रैट किंग के बारे में यूज पिछली जिंदगी से एक क्लू याद आया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एक एपिडेमिक फाइल गया था। अगर ये सच है तो रैट किंग डेफिनेटली वहां छुपा होगा। अगर वो जल्दी एक्शन ले तो शेन उसके कोर क्रिस्टल को ज्यादा एफर्ट के बिना हासिल कर सकता है। टू दैन जैब उस पठार पार प्लान बना रहा था, तभी नीचे पानी में हलचल हुई। उसने नीचे देखा तो समझा वाटर डीमंस का एक झुंड इकट्ठा हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। टू दैन हल्का सा मुस्कुराया और खुद से बोला, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही खाली हूं। अन वाटर डीमंस को अपने पास आते देख टू दैन ने एक चैलेंजिंग स्माइल दी। लगता है इन सब ने मुझे घेर लिया है। सीन थुई सिटी के एक सिग्नल पोल पार शिफ्ट होता है। असबेड फ्लड का पानी अभी भी पोल को पूरा डूबा नहीं पाया था। पोल के टॉप पार दो लड़के कांस के पकड़े थे, उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मां कसम, ये फ्लड अभी क्यों आया यार? छोटा भाई जब और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तभी उसने पानी के नीचे कुछ हलचल देखी। उसने मुड़कर बड़े भाई को इशारा किया। भाई वो देखो, पानी में लगता है कोई हमारी तरफ स्विम कर रहा है। बड़े भाई को गुस्सा आया, अरे यार, अगर अभी कोई पानी में है तो पक्का मार गया होगा। जुबान से कितना हाई टफ क्यों ना बोल रहा हो। वो पलट कर देखने लगा। जब उसने सच में एक इंसान को अपनी तरफ स्विम करते देखा तो वो हैरानी से हकलाया। हाँ, ये तो। उन दोनों ने तो दैन को पहचान लिया, जो पानी पर ऐसे चल रहा था जैसे कोई स्पेशल फिश वेव्स को काट रही हो। वो हैरानी से सोच रहे थे, ये लड़का अभी तक डूबा क्यों नहीं? बड़े भाई की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने दांत पीस कर कहा, अगर बेस ने हमें इस पार नजर रखने को नहीं कहा होता तो हम दोनों इस कर्स्ड फ्लड में फंसते ही नहीं। अगर इसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की तो मैं इसके मुंह पर सीधा किक मारूंगा और इसे पानी में गिरा दूंगा। छोटा भाई अभी भी पोल को कांस के पकड़े हुए था। उसने टू दैन की तरफ और गौर से देखा और बोला, लेकिन भाई उसकी स्विमिंग स्पीड बहुत फास्ट है। और तो और लगता है कुछ उसके पीछे भी आ रहा है। बड़े भाई ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। रैट डीमंस को तो दैन के पीछे देखते ही वो डर गया। दोनों एक साथ चिल्लाए, अरे इस लड़के के पीछे ये सब कहाँ के डीमंस हैं? टू दैन को तेज पानी में ऊपर की तरफ स्विम करते देखकर दोनों भाई हैरान रह गए और बोले, ये इतनी तेज ऊपर की तरफ कैसे स्विम कर सकता है? टू दैन और वाटर डीमंस को इतनी तेजी से आते देख दोनों भाई घबराकर चिल्लाए, वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। छोटा भाई टू दैन को धमकते हुए बोला, टू दैन, हम एवोल्यूशन बेस से हैं। हम तुम्हें वार्न करते हैं, हमारे पास मत आना। धमकी सुनकर टू दैन के होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान आ गई। आम लोग होते तो कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम लॉग एवोल्यूशन बेस का नाम ले रहे हो तो ठीक जगह आए हो। फ्लड के पानी पार स्मूथली आगे बढ़ते हुए टू दैन ने उन दोनों भाइयों की धमकी सुनी। उसकी आंखें पाल भर में कोल्ड हो गई और उसकी आवाज गहरी, पावर पैक्ड निकली। एवोल्यूशन बेस, लगता है तुम जैसे हेंचमैन बहुत लंबे टाइम से जिंदा है ना? उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमकी। क्या पता इनके प्लान्स क्या है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बस एक पाल में टू दैन ने अपना डिसीजन ले लिया। पानी की सतह से एक पावरफुल जंप के साथ वो हवा में उछल गया, सीधा अन एवोल्यूशन बेस के बैंडन की तरफ। ये सडन मूव देखकर दोनों भाई डर से कांप गए। नॉर्मली इतनी पावर से जमीन से जंप करना तो इम्पॉसिबल था और टू दैन ने तो ये यूफनेट यू पानी पर किया था जैसे कोई फिश वेव्स पार सर्फ कर रही हो। वो दोनों भाई एक के बाद एक शॉक होते रहे, हैरानी से आंखें फाड़े। टू दैन का पैर जैसे परफेक्टली कैलकुलेटेड हो, सीधा छोटे भाई के चेहरे पर जा उतरा। उसका चेहरा पाल भर में बिगड़ गया, जैसे कोई डीमन आ गया हो, लेकिन उसमें एक बच्चे जैसी हेल्पलेसनेस थी। टू दैन की पावरफुल किक ने छोटे भाई को अनजाने में एक डोरमैट बना दिया। चेहरे से गर्दन तक नस से उभार आई। वो दांत पीस रहा था, टू दैन के पैर की शक्ति को सह रहा था, लेकिन असफोर्स से छोटा भाई तुरंत बैलेंस खो बैठा, पिलर से अलग होकर फ्लड के पानी में गिरने लगा। एक चीख निकल पड़ी और उसका चेहरा बड़े भाई की तरफ था, जैसे कह रहा हो, भाई मैं फ्री फॉल कर रहा हूँ, कूल लग रहा है ना? बड़ा भाई पिलर से टाइटली पकड़ा हुआ घबराकर अपने भाई को होपलेस देखता रहा। खुशकिस्मती से अस क्रिटिकल मोमेंट में बड़े भाई ने हाथ बढ़ाया और टाइम पार छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया, उससे एक शॉट डिफीट से बचा लिया। एक हाथ से पिलर पकड़े, दूसरे हाथ से अपने लटकते हुए भाई को कांस के थामे हुए।
बड़ा भाई दांत पीस रहा था। पूरे शहर में नस से उभार आई थी। मसल्स इतने टाइट द जैसे फटने को तैयार हो। अस वेट को रोकते हुए वो गरजा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, जल्दी पिलर पकड़ लो। छोटा भाई नीचे लटका हुआ, पूरी कोशिश के बाद भी अपने बॉडी के वेट की वजह से पिलर तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो घबरा कर चिल्लाया, नहीं, मेन पिलर को टच नहीं कर पा रहा। बड़ा भाई अपने भाई के बॉडी का वेट महसूस करते हुए जानता था कि वो ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाएगा। उसने दांत पीस और हिम्मत देते हुए बोला, डरो मैट, मैं तुम्हें जरूर ऊपर खींचूंगा। छोटा भाई क्रिटिकल सिचुएशन और उनके गहरी बॉन्डिंग को समझकर दर्द भरा डिसीजन लेता है। भाई मेरा बॉडी बहुत हैवी है, हाथ छोड़ दो, अगर ऐसे ही रहा तो हम दोनों मर जाएंगे। बड़ा भाई तुरंत नीचे देखा, उसकी आंखों में घमंड था। वो गरजा, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ऊपर खड़े टुदैन को ये भाई बहन का रिश्ता देखकर जैसे कोई ड्रामा चल रहा हो, अपनी इमोशंस कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। आंखों में आंसू आ गए। वो ठंडक से पिलर पार बैठ गया, दोनों भाइयों को देखते हुए बोला, बताओ मुझे, तुम एवोल्यूशन बेस के बारे में क्या जानते हो? दोनों भाई जान अटकी होने के बावजूद अफ बेन रहे। बड़ा भाई दांत पीस कर बोला, हार मान जा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे तुम हमें मार भी दो, कोई तो होगा जो हमारे लिए बदला लेगा। टुदैन ने धीरे से नीचे उभरते ह्यू वाटर डीमंस को देखा। उनकी स्कैरी बाहें फैली हुई थी, प्रे के गिरने का वेट कर रही थी। वो ठंडक से बोला, बहुत अच्छे, काफी ब्रेव हो, लेकिन मुझे ब्लेम मत करना। टुदैन के एक्शन लेने से पहले ही एक लंबे हाथ वेल वाटर डीमन ने अचानक लटकते हुए छोटे भाई का तखना पकड़ लिया। उसने जोर से खींचकर उससे सीधा फ्लड के पानी में गिरा दिया। भले ही उसने पहले अपने भाई को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड किया था, छोटा भाई फिर भी घबरा गया। वो चीखा, डर से भरा चेहरा लिए जब उससे बड़े भाई की पकड़ से दूर खींच लिया गया। टुदैन ऊपर खड़ा नीचे देखा और बड़े भाई को शांति से एक्सप्लेन किया, उससे वाटर डीमंस ने नीचे खींचा है, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा भाई टुदैन की बात को एन अंडरस्कोर सुना करते हुए अपने भाई को बहते हुए देखकर तुरंत पिलर से हाथ छोड़ दिया और पानी में कूद गया। वो जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। भाइयों का ये प्यार सच में एडमरेबल था। दोनों ठंडे पानी में डूब गए। जब बेड भाई ने आंखें खोली तो वो डर गया। उसने देखा कि एक शार्प टीथ और रेड आइज वाला वाटर डीमन ठीक उसके बगल में था। अपने भाई को बचाने से पहले ही वो ये नहीं जानता था कि खुद को कैसे बचाए। छोटा भाई आज डेस्परेट मोमेंट में बस मन ही मन बदबदाया। हो गया काम तमाम। वाटर डीमन को अटैक करते देख बड़ा भाई ने आंखें बंद कर ली, हाथ उठाए और मन ही मन सोचा, चलो भाई के साथ मरना भी इन डीमंस से पानी के अंदर लड़ने से बेहतर है। लेकिन ठीक उस वक्त टुदैन अचानक आ गया। एक शार्प कोल्ड स्वॉर्ड स्विश हुई। टुदैन पानी पर ऐसे चल रहा था जैसे जमीन पर हो, लाइटनिंग फास्ट स्लैशेस के साथ। वाटर डीमंस एक के बाद एक गिरने लगे। दोनों भाइयों की आंखों में हैरानी थी। दोनों जैसे अभी अभी के मुंह से निकले हो हांफते रहे। बड़ा भाई टुदैन को देखा, उसकी आंखों में शॉक था। मन ही मन सोचा, क्या ये सच में इंसान है, इतना पावरफुल। थोड़ी देर बाद टुदैन ने उन दोनों को एक कम्युनिकेशन टावर की छत पर खींच लिया। जान बचाने के लिए ग्रेटफुल होकर बड़ा भाई तुरंत बोला, हम आपके एक लाइफ के कर्जदार हैं। अब मैं आपको एवोल्यूशन बेस के बारे में जो कुछ भी जानता हूं सब बताऊंगा। मौत से बचने के बाद हवा में सांस लेते हुए बड़ा भाई बताता रहा, हमें एवोल्यूशन बेस ने आपको मॉनिटर करने के लिए भेजा था। एवोल्यूशन बेस एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, जिसे मिस्टर लिव और लैबोरेटरी के रिसर्चर्स हेड करते हैं। हम तो बस हेंचमैन हैं जो ऊपर से ऑर्डर मिलते ही छोटे मोट काम करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही टुदैन को तुरंत वैंग चो याद आ गया। उसने मन ही मन सोचा, पिछली रैट प्लेग भी वहीं से शुरू हुई थी। लगता है वैंग चो का सीधा कनेक्शन है इस एवोल्यूशन बेस से। टुदैन ने आगे पूछा, क्या लैबोरेटरी में कोई म्यूटेंट रैट स्टडी किया जा रहा है? बड़े भाई ने सर हिलाया, ऑनेस्टली जवाब दिया, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सिर्फ रिसर्चर्स को हाई इन्फॉर्मेशन होती है। हमें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। भले ही कम इन्फॉर्मेशन मिली हो, टुदैन ने तुरंत डिसाइड किया, कुछ भी हो मुझे पहले एक्शन लेना होगा। वहां की सिचुएशन को समझना होगा, इससे पहले कि रैट प्लेग फैल जाए। सीन लू चेंग होटल की तरफ शिफ्ट होता है।
फ्लड के पानी ने लगभग पूरे एरिया को डूबा दिया था। डुआन या, उसकी आंखों में घबराहट थी, बढ़ते पानी के सामने खादी थी। वो हाँफ रही थी, उसका चेहरा इतना परफेक्ट था जैसे किसी टैलेंटेड आर्टिस्ट ने बनाया हो, हर डिटेल अलाइव थी। टुदैन के कहने पर एनर्जी कोर एब्जॉर्ब करने के बाद डुआन या अपने शहर में नई पावर महसूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता है कुछ हुआ ही नहीं। वो पूरी तरह भीगी हुई, कंफ्यूज्ड सी, खुद से पूछ रही थी, क्या मेन सक्सेसफुल हुई? फ्लड का पानी उसकी हील्स तक पहुंच चुका था। अचानक डुआन या के पैरों के नीचे से कुछ रिगलिंग टेंटिकल्स निकले, जैसे अगले एपिसोड के लिए कोई ड्रामेटिक सीन सिग्नल कर रहे हो। उसने अपना पैर उठाने की कोशिश की और बोली, क्या पानी इतना ऊपर आ गया है? ग्रेट फ्लड ने सिटी की हर बड़ी छोटी बिल्डिंग को लगभग पूरी तरह घेर लिया था, और लुचेंग होटल भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। फ्लड का पानी हाईएस्ट फ्लोर्स तक पहुंच चुका था, हर वेव पावर से टकरा रही थी, जैसे सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हो। बिल्डिंग के अंदर खादे डुआन या को बाहर की वेव्स की फियर्स आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी, बल्कि उसने आसपास कुछ स्ट्रेंज रस्टलिंग साउंड्स भी नोटिस किए। ये आवाज उससे अनईजी कर रही थी, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। इससे पहले डुआन या ने एक फ्रेंड को हाराया था, जिसने गुड डील्स ऑफर्ड की थी, लेकिन पिछले जन्म में वो ब्लाइंड फॉर्चून टेलर का फ्रेंड था, इसलिए कुछ काम नहीं बना। लकीली उससे उसके ब्रेन से एक एनर्जी कोर मिली। टुदैन की एडवाइस पर डुआन या ने एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब करने का डिसाइड किया, क्योंकि वो यूजलेस नहीं बनना चाहती थी, और यही एक तरीका था टुदैन के पास रहने का। लेकिन इस एक्शन से उसके बॉडी में एक स्ट्रेंज म्यूटेशन होने लगी। डुआन या की आंखें रेड हो गई, जैसे अनमेन एक उफानती हुई एनर्जी थी जो फटने को तैयार थी। उसकी पूरी बॉडी अनयूजुअल गर्मी से टप रही थी, और वो लगातार दर्द से करा रही थी, जैसे उससे ड्रग दिया गया हो। उसकी अट्रैक्टिव बॉडी अब स्ट्रेंज फिनोमेना एक्सपीरियंस कर रही थी। डुआन या की आंखें पलट गई, ज़बान बाहर आ गई, जैसे वो मासोकिस्टिक स्टेट में हो, अपने आप को कास कर पकड़े हुए थी ताकि पूरे शहर में फैलने वाले दर्द को दबाया जा सके। स्पेशली उसकी चेस्ट पर कुछ स्ट्रेंज ट्विचिंग हो रही थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगा हो। और डुआन या की ये पेनफुल स्ट्रेंज स्टेट फाइनली धीरे धीरे खत्म हो गई, उससे हैरानी और अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बीच छोड़कर। डुआन या की आंखें बड़ी हो गई, उसकी आंखों की गहराइयों में अब भी एक इंडिस्क्राइबेबल चमक थी, जैसे कोई अनस्पीकेबल सीक्रेट छिपा हो। ड्रैगन बॉल के सायांस जैसे पावर अप पोज में उसकी हॉट बॉडी पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। डुआन या ने खुद से पूछा, क्या मेन सक्सेसफुल हो गई? ग्रेट फ्लड का पानी इस फ्लोर तक आ चुका था जहां वो खादी थी। ठंडा पानी उसकी हील्स को टच किया, जिससे डुआन या शॉक में रियलाइज करती है, क्या पानी इतना ऊपर आ गया है? लेकिन उससे बिल्कुल भी नहीं पता था उसके पैरों के नीचे। लेकिन बस एक पाल में डुआन या को अपने बॉडी में एक स्ट्रेंज चेंज महसूस हुआ। वो चौंक गई, और ठीक उसी वक्त शार्प टीथ वेल सर वाला एक वाटर स्नेक अचानक उसकी तरफ लपका और उसके स्लाइमी बॉडी से उससे कांस कर लपेट लिया। डुआन या घबराकर बोली, ये क्या वियर्ड चीज है? ये सीन जैसे किसी जापानीज हॉरर मूवी से निकला हो, देखने वालों को कांपने पर मजबूर कर देता है। वाटर स्नेक और कास गया, और स्टिकी स्लाइम निकलने लगा, जो डुआन या के बॉडी को कवर कर गया। उसकी कॉम्पैक्ट पार्ट्स तो रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन उसके बॉडी के फुल वाइब्रेंट कर्व्स अस डिस्गस्टिंग स्लाइम से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। डुआन या डर से कांपते हुए चिल्लाई, छी! इतना स्टिकी और स्लाइमी, डिस्गस्टिंग। जब वो अपने बॉडी पर लगे स्टिकी स्लाइम से अभी भी कंफ्यूज थी, वाटर स्नेक का डिस्गस्टिंग सर अचानक उसके सामने आ गया। उसके मुंह के अंदर शार्प टीथ भरे ह्यूडर, जैसे अनलॉगऑन का नाइटमेयर हो जिन्हें कैविटी का डर हो। स्नेक इधर उधर हिला, डुआन या को कुछ सेकंड्स देखा, और फिर अचानक अटैक करने के लिए लपका। सबने सोचा डुआन या चुपचाप अटैक सह लेगी, लेकिन नहीं। मेन कैरेक्टर का खास सामान होने के नाते वो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती थी? डुआन या ने आंखें कास के बंद कर ली, अपना चेहरा राइट साइड घुमा लिया, और उसके हाथों ने लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्स के साथ वाटर स्नेक का सर पकड़ लिया। लेकिन मॉन्स्टर ने उससे आसानी से रेजिस्ट नहीं करने दिया। उसने अपनी टेल से उसके हाथों को कास कर लपेट लिया, जिससे डुआन या बस बोल पाई। हो गया काम तमाम। और भी स्लाइमी टेंटिकल्स ने उसके बॉडी को कास कर लपेट लिया, उससे एक क्रिटिकल सिचुएशन में छोड़कर, जहां वो हिल भी नहीं सकती थी। स्टिकी टेंटिकल्स और कास गए, डुआन या को डिस्पेयर के एज तक धकेल दिया, उसका पूरा शहर जैसे पूरी तरह बंध गया हो। जब वो भागने का तरीका ढूंढ रही थी, उसके सामने अचानक और भी वाटर स्नेक डीमंस अपीयर हो गए। उन्होंने अपनी मस्कुलर
थ्रेटनिंग बॉडीज दिखाई, जिससे डुआन या मन ही मन बोली, अरे इतने सारे अचानक कहाँ से आ गए। डिस्गस्टिंग। अपनी एबिलिटी से अडेप्ट होने का टाइम भी नहीं मिला। लेकिन ठीक उस डेंजरस मोमेंट में टुडैन की टीचिंग्स उसके मन में लौट आई। उसकी आवाज उसके कानून में गूंजी, बस एनर्जी कोर ढूंढ कर खा लो, तुम्हें एबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन ये सब तो नॉर्मल मॉन्स्टर्स है, तो हमें एबिलिटी कोर कैसे मिलेगा। डुआन या अपनी फटी हुई नर्स यूनिफॉर्म में, मुझे तो अपनी एबिलिटी पता ही नहीं है, तो मैं इसे कैसे उसे करूंगी। टुडैन अपनी सीरियस आंखों के साथ उससे कॉन्फिडेंस दिया। कोशिश करो, महसूस करो, खुद को महसूस करो, अपने एनवायरनमेंट को, हर चीज के चेंजेस को महसूस करो। उसके बाद अपने पाम को कंट्रोल करने की कोशिश करो। रियलिटी में लौटकर टुडैन की टीचिंग्स को एब्जॉर्ब करते हुए डुआन या अचानक मुस्कुराई और मन ही मन रियलाइज किया, मुझे महसूस हो गया है। अपनी एबिलिटी सक्सेसफुली यूज करते हुए उसने अपने सामने के स्कैरी मॉन्स्टर्स को देखा। अचानक उनके बॉडीज पार काउंटलेस नर्व्स उसकी आंखों में क्लियरली दिखने लगे। डुआन या को तुरंत समझ आ गया कि क्या करना है। वो गरजी, तो ये तुम्हारा सेरेबेलम है ना। ऐसे ही उसने बोलना खत्म किया, डुआन या की आंखें रेड हो गई, उसकी आवाज पावर से गूंजी, रुक जाओ सब के सब। उसके बोलते ही डिस्गस्टिंग टेंटिकल्स तुरंत फ्रोजन हो गए, उसके कमांड पार पठार जैसे खड़े हो गए। बॉडी के अराउंड लपटे टेंटिकल्स धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे, अब और कसने की हिम्मत नहीं थी। डुआन या ने अपनी बॉडी को देखा जो स्लाइम से भरी थी और बोली, ये कितना डिस्गस्टिंग है, मेरी पूरी बॉडी स्टिकी हो गई है। उसने हाथ बढ़ाया, बगल में राखी एक्स पकड़ी और शोल्डर पार रख ली। स्लाइम से भरी ड्रेस में डुआन या की परफेक्ट बॉडी और भी प्रोमिनेंट लग रही थी, जैसे कोई लेजेंडरी वॉरियर हो। अपने सामने के मॉन्स्टर्स को देखते हुए उसकी आंखों में की चमक थी। मैं तुम्हें गार्लिक जैसे काट दूंगी, ये लो, ये लो। डुआन या ने एक्स घुमाई, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली काटा, हर तरफ से अटैक किया। बस कुछ मिनट्स बाद रूम ताजे खून से भर गया और सब डिस्गस्टिंग टेंटिकल्स उसने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिए थे। काम खत्म होने के बाद डुआन या ने अपनी ड्रेस उठाई, चलते हुए बदबदाई, मैं कितनी गंदी हो गई हूँ, जल्दी से बाथ लेना होगा। लेकिन जैसे ही उसने पैर था, एक पैर धीरे से अपीयर हुआ और एक प्लेफुल आवाज गूंजी, जिससे डुआन या चौंक गई। क्या हम साथ में नहाए। डुआन या हाथ में एक्स लिए गुस्से से पलट गई। उसकी आंखों में दुश्मन को धमकने का इरादा था, लेकिन उसके सामने टुडैन था, पूरी तरह नंगा। एक स्ट्रेंज ब्लू लाइट निकल रहा था। उससे इतनी पावरफुल देखकर टुडैन ने मन ही मन तारीफ की, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, अपनी डिफेंस के लिए वेपन्स भी उसे करना जानती हो। टुडैन के आने से डुआन या का डर कम हो गया, उसका चेहरा रिलैक्स हो गया। वो कंफ्यूज्ड थी, बिलीव नहीं कर पा रही थी। क्या ये सच में टुडैन है। उस आदमी को देखकर जिसने उससे स्यूइंग मशीन की तरह कान पाया था, डुआन या अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई। वो सीधा टुडैन की बाहों में कूद गई, उसका चेहरा अपने माउंटेन पीक्स में छुपा लिया, जिससे टुडैन बस बोल पाया, ये तो कमाल हो गया, ये सच में टुडैन है। फाइनली तुम मेरे पास लौट आए हो, मैं तुम्हारे लिए कितनी वरीड थी। लेकिन डुआन या के सेडक्टिव कर्व्स ने अनजाने में टुडैन के बॉडी पार कुछ स्ट्रेट लाइंस बना दी। वो कंफ्यूज्ड सी महसूस करती है कि कुछ हार्ड चीज उससे टच कर रही है और पूछती है, हाँ आप मेयर बॉडी में कुछ हार्ड चीज चुभोना क्या। टुडैन को नंगा देखकर डुआन या शर्म से लाल हो गई, ऑकवर्डली हाथ हिलाए, छी, आपने फिर से कपड़े क्यों नहीं पहने। टुडैन ने सर खुजाया, एक वरी स्माइल दी, हे अभी फ्लड का पानी बहुत डर्टी था तो मुझे सब उतरना पड़ा, चलो चलो हम साथ में नहाते हैं। बाथरूम में घुसते ही क्लियर पानी बहने लगा, जिससे टुडैन को एक रिफ्रेशिंग फीलिंग मिली। आह कितना कंफर्टेबल है। बाहर जाने के बाद ही पता चला कि अपना घर हाई बेस्ट है। जैब टुडैन बाथटब में आराम कर रहा था, सामने डुआन या का चेहरा लाल हो गया, जैसे उससे टुडैन से मिलने के बाद कोई अटैक आने वाला हो। टुडैन ने पूछा, अच्छा हाँ, तुमने कौन सी पावर अवेकन की है। डुआन या टुडैन की पीठ के पीछे आई, उसकी आंखें चमक रही थी, गाल पिंक हो गए थे। उसने अपने हाथ उसके शोल्डर्स पार रखे, धीरे से मसाज किया, उससे रिलैक्स करते हुए। उसने एक्शन करते हुए वापस पूछा, क्या आपको पता चल गया। टुडैन मसाज एंजॉय करते हुए टीजिंगली मुस्कुराया, अभी नहीं, मैं तो बस तुम्हारे होंठों के टेम्परेचर से पहचाना। जवाब सुनकर डुआन या शर्म से लाल हो गई, होंठों का टेम्परेचर, मेरे होंठों में क्या स्पेशल टेम्परेचर है।
आर्टिस्ट ने, शायद भाइयों को कंट्रोल करने में दिक्कत ना हो, क्लेवरली डुआन या को टॉवेल में लपेटकर सेंसिटिव एरियाज को कवर किया था। टुडैन ने फिर पूछा, तुम्हारी एबिलिटी क्या है? डुआन या ने बिना छुपाए सीधा जवाब दिया, शायद ये एक टाइप की माइंड कंट्रोल एबिलिटी है। टुडैन ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या तुम्हारी माइंड कंट्रोल एबिलिटी फूड पार भी काम करती है? डुआन या ने मसाज करना बंद किया, खादी हो गई और जवाब दिया, पक्का नहीं पता, क्यों ना मैं ये स्किल आप पार ट्राई करूं? टुडैन चौंक गया, पीछे देखा। ट्राई? क्या ट्राई करोगी मुझ पर? उसकी आंखों के सामने का सीन टुडैन की पुतलियां सिकोड़ गया। डुआन या एक ब्राइट रेड डेविल आउटफिट में, जो कवर भी कर रहा था और रिवील भी, पीछे विंग्स के साथ, पहले से भी ज्यादा सेडक्टिव लग रही थी। उसने एक स्वीट, एन्चांटिंग आवाज में कहा, मास्टर, अगर ऐसे ट्राई किया तो कैसा रहेगा? माइंड कंट्रोल एबिलिटी के इन्फ्लुएंस में टुडैन ना सिर्फ पूरी तरह स्टिफ हो गया, बल्कि डेडली स्पिरिचुअल पावर भी रिवील करने लगा। डुआन या ने उसके अराउंड फैलती स्पिरिचुअल पावर देखी और मन ही मन सोचा, ये तो डैन की स्पिरिचुअल पावर है। अगर उन्होंने अग्री नहीं किया होता तो शायद जब मैंने उनके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, मैं बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती। टुडैन रेड आंखों के साथ जोर से हंसा, खा, तो ये बात है, ये तो बिल्कुल भी बुरी एबिलिटी नहीं है। वो जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी थी। मैं तुम्हें तब तक ट्रेन करूंगा जब तक तुम्हारे पैर लड़खड़ने ना लग जाए। ही। इसी दौरान लुचेंग होटल के बाहर ग्रेट फ्लड अब भी उफान पर थी। टुडैन ने डुआन या को ट्रेन करने के बाद अगले दिन सुबह हो चुकी थी। फ्लड का पानी होटल के टॉप तक पहुंचने वाला था। बिल्डिंग की छत से बैंग 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 गोलियों की आवाज गूंजी। हर बटर स्नेक को खत्म कर दिया गया। डुआन या अपनी बनी गर्ल आउटफिट में टुडैन उससे गुण चलना सिखा रहा था। उसने सीरियसली कहा, अपनी स्पिरिट पावर फोकस करो, फिर अपनी विल पावर से गुण को फर्म पकड़ो और फिर शूट करो। डुआन या पलटकर पूछती है, लेकिन क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं जा रहे थे? आपके पास मुझे गुण चलना सिखाने का टाइम कैसे है? टुडैन पैल था, अंदर चलते ह्यू एक्सप्लेन किया, मैं आधा दिन तुम्हारी शूटिंग स्किल्स को परफेक्ट करने में लगाना चाहता हूं। तुमने पहले कहा था कि तुम साइंस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, है ना? डुआन या कंफ्यूज्ड होकर, हाँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? टुडैन ने जवाब नहीं दिया, बस इशारा किया। अब तुम मेरे साथ चलोगी। तुम्हारी एबिलिटीज का उसे करने का टाइम आ गया है। कुछ टाइम बाद टुडैन ने डुआन या को लुचेंग होटल से एक न्यूली एक्वायर्ड याcht पार निकल लिया। डुआन या टुडैन की दी हुई बनी गर्ल आउटफिट में थोड़ी शर्मा गई, धीरे से बोली, टुडैन, अगर मैं ऐसे बाहर जाऊंगी तो क्या ये ठीक नहीं होगा? टुडैन ने उससे देखा, जोर से हंसा, कोई बात नहीं, चाहे तुमने कुछ ना भी पहना हो, कोई भी तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैब टुडैन चेयर पार आराम कर रहा था, गोल्डन वाइन सिप करते हुए, डुआन या की परफेक्ट बॉडी को कामली एडमायर कर रहा था। वो बोट चलते हुए पलटकर पूछती है, क्या आप अभी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जाना चाहते हो? टुडैन ने गहरे सोच में वाइन ग्लास की तरफ देखा और जवाब दिया, मैं अपने एक बहुत समझदार भाई फ्रेंड से मिलना चाहता हूँ, पता नहीं वो अभी जिंदा है या नहीं। डुआन या एक सेडक्टिव पोज में खड़ी थी, एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पार, दूसरा हाथ अपनी 5 स्टार पोमेलोस को गिरने से रोक रहा था। बोली, रिलैक्स, चिंता मत करो, अच्छे लोगों को ऊपर वाला ब्लेस करता है। वो मुस्कुराई और ऐड किया, हाँ, मुझे ऐसे देखो, मैं तो डेफिनेटली बहुत ब्लेस्ड हूँ, है ना भाई? कुछ टाइम बाद टुडैन और डुआन या की याcht फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार पहुंच गई। डुआन या ने अंदर के सीन को देखा, टुडैन को इशारा किया, हम पहुंच गए हैं, यही है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बोलते ही उसने अस डिसोलेट सीन को ऑब्जर्व किया। एंट्रेंस पार दीवार, स्ट्रेंज वॉच टावर्स और हर जगह एक हल्का ओमिनस ऑरा फैला हुआ था। अपनी एबिलिटी के इंस्टिंक्ट की वजह से टुडैन ने मेन गेट से आने वाले खतरे को महसूस किया। अचानक उसकी आंखें रेड हो गई, वो तेजी से राइट साइड पैल था, पूरी तरह अलर्ट था। वॉच टावर पार एक फिगर ने तुरंत याcht की तरफ गोलियां चला दी। बैंग बैंग बैंग। खुशकिस्मती से टुडैन लाइटनिंग स्पीड से लपका और अपने बॉडी से डुआन या को शील्ड किया। शूटर प्रोफेशनल नहीं लग रहा था या फिर बस वार्निंग शॉट्स चला रहा था, इसलिए गोलियां बस चुकर निकल गई। याcht के एरिया से टकराकर शार्प साउंड्स पैदा करती रही। वॉच टावर से एक नर्वस, गंदा चेहरा दिखा, सोचते हुए कि यही वो जगह है जहां पिछले जन्म में म्यूटेटेड रैट किंग उठा था।
यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो शांति से बोट के आगे आया, धीरे से बोला, हम यहाँ एवोल्यूशन बेस ज्वाइन करने आए हैं। क्या आप हमारे लिए गेट खोल सकते हैं? नर्वस फेस्ड गाय, जिसे जारफेस भी कहा जा रहा था, ने तो डैन को देखा, एक नंगे आदमी को, कॉन्टेम्प्ट से। लेकिन जब उसकी आंखें सेडक्टिव बनी गर्ल आउटफिट में डुआन या पार पड़ी, तो उसका एटीट्यूड तुरंत बदल गया। उसने लालच से अपने होंठ चाटे। अरे वाह, यहाँ तो एक हॉट बनी लेडी है। छोटी बहन, आज रात मेरी बेड वार्म करो, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। और वो लूजर जहां से आया है वही वापस भाग जा। डैन और डुआनिया जैसे पहले से प्रिपेयर्ड हो, प्रोवोकेशन से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए। टुडैन ने अपना कोल्ड एक्सप्रेशन मेंटेन रखा, रिएक्ट नहीं किया और डुआनिया को आगे बढ़ने दिया। उसके हाथ में एक फ्रेग्रेंट टेम्पटिंग प्लेट ऑफ ब्रेस्ड पोर्क थी। वो मुस्कुराई और स्वीट आवाज में बोली, हैंडसम सर, प्लीज मेरी इस ब्रेस्ड पोर्क की डिश के लिए हमारे लिए गेट खोल दो ना। अपोकलिप्स के बाद सिर्फ एक प्लेट ब्रेस्ड पोर्क जारफेस को चौंकाने के लिए काफी थी। वो हैरानी से बोला, क्या ब्रेस्ड पोर्क? ये सच में ब्रेस्ड पोर्क है। उसने नीचे इशारा किया और अपने जूनियर लू दाओ को ऑर्डर दिया, जल्दी गेट खोलो, फटाफट खोलो। मेन तो बहुत टाइम से मीट देखा ही नहीं है। लू दाओ भले हाई कंफ्यूज्ड था, फिर भी जल्दी से यस सर करते ह्यू गेट खोल दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गेट धीरे धीरे खुल गया ताकि टुडैन और डुआन या की याच अंदर जा सके। अंदर आते ही जारफेस नीचे उतर गया और एरोगेंटली चिल्लाया, बोट को इधर रोको और फिर वो ब्रेस्ड पोर्क की प्लेट इधर दो। लू दाओ ने डुआन या के हाथ में मीट की प्लेट देखी, उससे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने हेजिटेशन से बोला, लेकिन लगता है वो ब्रेस्ड पोर्क। जारफेस ने तुरंत उसकी बात काट दी, गरजा, चुप हो जा, सब कुछ मेरा है। लेकिन उससे ये नहीं पता था कि डुआन या ने अपनी माइंड कंट्रोल एबिलिटी यूज की थी। जारफेस की आंखों में ब्रेस्ड पोर्क की प्लेट चमक रही थी, फ्रेग्रेंट थी, लेकिन असल में वो एक वाटर डीमन का हाथ था। डुआन या के मैनिपुलेशन के अंडर उसका ब्रेन ट्रिक हो चुका था, जिससे वो बिलीव कर रहा था कि उसके हाथ में एक डिलिशियस डिश है। वो एक्साइटेड था, ऑफ माई गॉड, सच में, ये तो मुंह में पानी ला रहा है। इन दोनों को लैबोरेटरी एरिया में ले जाओ। लू दाओ अपने सीनियर को मीट की प्लेट में डूबा देखकर भी टुडैन और डुआन या को आगे ले गया, बोला, मैं आपको रास्ता दिखता हूं। अगर हम सब फ्यूचर में बेस में हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करना हाई ठीक है। सबसे नीचे का फ्लोर बुधोन, बच्चों और अनलॉग ऑन के लिए है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा ताकि एक ज्यादा क्लीन रूम मिल सके। उसके बोलते ही लू दाओ अचानक एक थके हुए बच्चे से टकरा गया जो धीरे धीरे चल रहा था। रास्ता रोकने पर गुस्से में वो चिल्लाया, अरे छोकरे, क्या हुआ तुझे? तेरी आंखें पीछे है क्या? चलना नहीं आता क्या? बच्चा गिर गया, कांपते ह्यू एक्सप्लेन किया, सॉरी, मुझे थोड़ा डिजी फील हो रहा है। डुआन या अपनी मेडिकल ट्रेनिंग के इंस्टिंक्ट और काइंड हार्ट के साथ तुरंत आगे बढ़ी, बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया और चिंता से पूछा, लगता है ये बच्चा सच में इतना भूखा है कि उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं बची। छोटे दोस्त, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? लड़की ने भूख को दबाने के लिए अपना पेट कांस के पकड़ा हुआ था, दांत पीस्ट ह्यू कांपती आवाज में जवाब दिया, वो खाना ढूंढने गए थे, अब तक वापस नहीं आए। डुआन या जैसे कोई फेरी मुसीबत में हो, अपनी बैग से एक ब्रेड निकाली और छोटी लड़की को दी। सिर्फ एक ब्रेड है, दीदी तुम्हें दे रही है ताकि तुम्हारी भूख थोड़ी कम हो जाए, ठीक है? छोटी लड़की ने हेजिटेट किया, डर रही थी कि अगर उसने ब्रेड ले ली तो डुआन या को भूख लगेगी। वो कांपते हुए बोली, लेकिन अगर दीदी मुझे ब्रेड देंगी तो बनी दीदी को भी भूख लगेगी ना। बनी दीदी सुनकर डुआन या शर्म से लाल हो गई। उस छोटी बेचारी लड़की को देखकर टुडैन भी अपनी कोल्डनेस बरकरार नहीं रख पाया, आगे बढ़ा और एक्सप्लेन किया, तुम चिंता मत करो, बनी दीदी को भूख नहीं लगेगी। भूख से कांपती छोटी लड़की ने भी टुडैन के मैजिक शो पार आंखें फाड़ कर देखा, हिचकिचते हुए बोली, हॉट पॉट? क्या ये सच में हॉट पॉट है? भाई मेन, मैं भी आपकी औरत बनना चाहती हूँ। बच्चे के मुंह से निकले इन इनोसेंट शब्दों ने डुआन या को स्पीचलीज कर दिया। हॉट पॉट? क्या ये सच में हॉट पॉट है? भाई मेन, मैं भी आपकी औरत बनना चाहती हूँ।
बच्चे के मुंह से निकले इन इनोसेंट शब्दों ने डुआन या को स्पीचलीज कर दिया। भूख से कांपती छोटी लड़की ने भी तो डैन के मैजिक शो पार आंखें फाड़ कर देखा। हिचकिचते हुए बोली, हॉट पॉट? क्या ये सच में हॉट पॉट है? भाई मेन, मैं भी आपकी औरत बनना चाहती हूँ। बच्चे के मुंह से निकले इन इनोसेंट शब्दों ने डुआन या को स्पीचलीज कर दिया। उसको बिलीव ना करते देख उसने अपनी टैलेंट दिखाना शुरू किया। सब स्पेस से उसने एक सुपर बिग स्पाइसी और सॉर थाई हॉट पॉट विद रिब्स निकला, जिससे लूदाओ पीछे से घबराकर बोला, हॉट पॉट इतनी आसानी से कहां से आ गया? जैब टू दैन और डुआन या अच्छे काम कर रहे थे। पीछे से तेजी से चलने की आवाज आई। एक एरोगेंट आवाज गूंजी, जिससे टू दैन पलट गया। अरे SHT, यहाँ कोई खाना बना रहा है क्या? 3 हेंचमैन एरोगेंट चेहरे के साथ जो टॉयलेट बॉल जैसे कूल लग रहे थे आगे बढ़े, हल्ला करते हुए चिल्लाए, चले जाओ अभी। गंदे कॉमनर्स, क्या तुम्हें नहीं पता कि खाना अपने पास रखना रूल्स के खिलाफ है? सारी सप्लाईज ऊपर सबमिट करनी होंगी, फिर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स से एक्सचेंज कर सकते हो। वो गैंग का लीडर, उसके बाल ऐसे सेट द जैसे कोई बिग शॉट हो, दांत पीस रहा था, आंखें गुस्से से बाहर निकल रही थी, धमकी दे रहा था। पर मुझे याद नहीं कि पिछले कुछ दिनों में किसी ने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स से खाना एक्सचेंज किया हो। सच बताओ, तुम में से किसकी हिम्मत हुई रूल्स तोड़ने की? डूनहा के पास खादी छोटी लड़की अनलॉगऑन को देखकर कांप उठी और उससे चिपककर डर से बोली, दीदी रैबिट। डूनहा ने उसे थपथपाया, तसल्ली देते हुए कहा, डरो मैट, मैं उन्हें बोलूंगी कि हमसे तमीज से बात करें। वो तो डैन की तरफ पलटी। डूनहा ने तुरंत अपनी माइंड कंट्रोल एबिलिटी यूज की और अनटीन हेंचमैन के सामने एक शानदार दावत का इल्यूजन बना दिया। वो मुस्कुराई और बोली, दिन भर बोलते बोलते थक गए हो, तुम्हें बस अच्छा खाना चाहिए ना? ये सब तुम्हारे लिए खास बनाया गया है, आराम से पूरा एंजॉय करो। डूनहा की आंखों में लाल चमक आई, उसकी माइंड मैनिपुलेशन एबिलिटी अपना असर दिखाने लगी थी। अनटीन हेंचमैन के सामने रोस्ट चिकन, कोबे बीफ, सॉसी फिश और लजीज पोर्क हॉक आ गए। तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई और वो खुशी से चिल्लाने लगे, वाह, मीट, कितना सारा मीट, यारो इतनी खुशबू, बाप रे, ये सब मेरा है। हाँ तो सब, मुझे भी इतना अच्छा खाना खाना है। ये जगह तो जन्नत है। तीनों ऐसे टूट पड़े जैसे कल खाना ना मिलेगा। आसपास की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो स्टाइलिश बालों वाला लड़का खाते खाते लार टपका रहा था और डूनहा को देखकर बोला, हे, ये लड़की तो बड़ी समझदार निकली। आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी तुम्हें। लेकिन जब उसने टुडैन को देखा, उसकी आवाज तुरंत अग्रेसिव हो गई। और वो नया लड़का जो अभी अभी आया है, ट्यून यहाँ के रूल्स तोड़े हैं, तो अब तुझे पनिशमेंट मिलेगी। टुडैन ने ये सुनकर बस अपनी आईब्रो उठाई और शांति से पूछा, और मुझे पनिशमेंट दोज। गैंग लीडर की आवाज नीचे हो गई और वो चिढ़कर बोला, अनलॉगऑन को यहाँ लाओ। जैसे ही उसने इशारा किया, कुछ हेंचमैन डुलॉगऑन को खींच कर लाए, जिनकी गर्दन में जंजीरें थी। उनकी नसें फूली हुई थी, जैसे उनके अंदर कोई जहरीला केमिकल डाल दिया गया हो। गैंग लीडर दहाड़ते हुए बोला, तेरी पनिशमेंट ये है कि तुझे इन दोनों से फाइट टू द डेथ करनी होगी। या तो तू इन्हें मार दे या फिर तू खुद खत्म हो जा। टुडैन ने गौर से देखा और पहचान गया कि ये वही 2 भाई हैं जो फ्लड में फंसे थे। उसने सोचा, इन दोनों के साथ क्या हुआ है? डूनहा के बगल में खादी छोटी लड़की ब्रेड चपते हुए उन दोनों जंजीरों में बंधे लोगों को दर्द भरी नजरों से देख रही थी और फिर बोली, ये तो मियर बेड भाई है। भैया। जंजीरों में बंधे उन्हें देखकर वो छोटी लड़की रो पड़ी और उनकी तरफ दौड़ने लगी। बदमाशों, मेरे भाइयों को छोड़ दो। डूनहा ने जल्दी से उस छोटी लड़की को पकड़ लिया और उसे रोका, वहां मत जाओ। उनका हाल और उनके एक्सप्रेशंस कुछ अजीब है। वो हेंचमैन इल्यूजन वाला खाना चपते हुए बदबदाने लगे। उन्होंने अपनी असाइनमेंट बिगाड़ दी और ना ही उनके पास लॉसेस को कवर करने के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स द, इसलिए उन्हें मौत की सजा मिली। लेकिन उन्हें सीधे मार देना वेस्ट होता, इसलिए मैंने उन्हें रखा ताकि हम भाई थोड़ा एंटरटेन हो सके। लीडर आंखें फाड़े खाते खाते गुराया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। अब ये मैटर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। ठीक है, मैंने डिसाइड किया है कि अगर तू ये मैच हारा तो मैं इनकी छोटी बहन और इन दोनों को पानी में फेंक दूंगा ताकि वाटर डीमंस उन्हें खा जाएं। टुडैन ने हल्की सी नजर अनडुबैट किस्मैट भाइयों पर डाली जो जंगली जानवरों की तरह जंजीरों में जकड़े थे। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद ये दोनों किसी अजीब से पागलपन के दौर में चले गए हैं।
क्या इन्हें कोई ऐसी ड्रग दी गई है जिससे इनका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? इसी वक्त वो एक आंख वाला गुंडा टुडैन से चुराया हुआ खाना लालच से खा रहा था। तभी अचानक जोर से चिल्लाया, अपने चेलों को ऑर्डर दिया कि अन दो भाइयों को छोड़ दो जो पागलपन के दौर में हैं। उसके बोलते ही हेंचमैन ने तुरंत जंजीरें खोल दी। वो दोनों भाई अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल द टुडैन की तरफ ऐसे लपके जैसे कोई जंगली जानवर हो। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद उसकी धज्जियां उड़ा देते या मार ही देते, लेकिन बदकिस्मती से उनके लिए टुडैन कोई आम आदमी नहीं था। 2 बार बॉडी मॉडिफाई कर चुका एक स्पेशल पावर यूजर होने के नाते टुडैन ने शांति से अपना एक हाथ आगे किया, आते हुए खतरे का सामना करने के लिए। टुडैन का ये एक्शन देखकर आसपास के लोगों ने सोचा कि वो इतना घबरा गया है कि अकल गावा बैठा है, तभी ऐसी अजीब हरकत कर रहा है। लेकिन उसी पाल एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। पलक झपकते ही टुडैन ने सिर्फ एक हाथ से बड़े भाई की गर्दन पर एक डेडली ब्लो मारा और फिर छोटे भाई के चेहरे पर एक जोरदार थापर जड़ दिया। इस एक पाल में वो दोनों भाई जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। उन्हें बिल्कुल होश नहीं था। इस वक्त वो छोटी लड़की जो उन दोनों भाइयों की बहन थी पूरा वाकया देख रही थी। अपने भाइयों को गिरते देखकर वो जोर से रोने लगी, भैया, और दो नहा की पकड़ से छुटने की कोशिश करने लगी। उसकी डेस्परेशन देखकर दूनहा ने उसे कास के पकड़ लिया और प्यार से समझाया कि उसके भाई ठीक हैं, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश यूं है। वो एक आंख वाला गुंडा ये पूरा सीन देखकर हैरान भी हुआ और गुस्सा भी। उसने टुडैन के हाथों गिरे हुए दोनों भाइयों को देखा और गाली दी, साले नकारे, इतनी जल्दी गिर गए। लेकिन अगले ही पाल उसने अपना टारगेट तुरंत टुडैन की तरफ मोड़ दिया। एक जहरीली सांप जैसा शातिर चेहरा बनाकर उसने टुडैन को देखा और बोला, आज मैं खुश हूँ, तुम लोग चुपचाप अपने सारे सप्लाईज यहाँ दे दो तो मैं मानूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। टुडैन ने बर्फ जैसे ठंडे चेहरे के साथ उस एक आंख वाले को बीजाटी से जवाब दिया, मैं तुम्हें सप्लाईज क्यों दूं? एक आंख वाले थग का एक हेंचमैन तुरंत गुराया, धमकते हुए, ओए नया लड़का, इस SCI टेक यूनिवर्सिटी में सबको बॉस लू के रूल्स मानने पड़ते हैं, इसी तरह तू इस केओटिक दुनिया में सरवाइव कर सकता है। वो एक आंख वाला थग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कॉन्फिडेंट टोन में बोला, बिल्कुल, यहाँ हम यूजलेस लॉग ऑन को पालते नहीं। अगर तू यहाँ रहना चाहता है तो तुझे रिसोर्सेज या सप्लाईज ढूंढ कर कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने होंगे। सिर्फ तभी तू पॉइंट्स एक्सचेंज करके सरवाइव कर सकता है। कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स सुनकर टुडैन ने मन ही मन सोचा, ये कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स क्या है? ये तो एक नए करेंसी जैसा है, असली पैसा नहीं, लेकिन इन रूल्स को बनाने वालों को बड़ा फायदा दे रहा है। एक पाल सोचने के बाद टुडैन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ये रूल बुरा नहीं है, लेकिन अफसोस हमारा लास्ट फूड तो तुम लोगों ने ही खा लिया। अब मेरे पास डीन के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक उसी वक्त उन एक आंख वाले थग्स के पीछे से एक अनजानी आवाज आई, कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए तो मेरे लिए काम क्यों नहीं करते? एक मोटा आदमी जो अफ्रीकन ट्राइबल जैसी अजीब पोशाक पहने था भीड़ से बाहर आया। उसकी आवाज सुनते ही वो एक आंख वाले थग्स चौंक गए और हिचकिचते यूज सलाम किया। पता चला ये मोटा आदमी कैप्टन गो था, अन गुंडों का लीडर। टुडैन और डोन नहा के चेहरे पर अस मोट आदमी को देखकर हैरानी साफ दिख रही थी। उसके बगल में एक और आदमी था जिसके मुंह पर एक लकड़ी का टुकड़ा कासकर बंधा था और उसके सिर्फ 4 ऊपर के और 3 नीचे के दांत बचे थे। ब्रूटल वायलेंस के निशान साफ दिख रहे थे। इस आदमी का एक्शन और भी अजीब था। वो अपनी पीठ पर एक मेकशिफ्ट पैलेंक्विन उठाए हुए था जो रफ मटेरियल्स से बना था। पैलेंक्विन पार वो मोटा आदमी बड़े आराम से बैठा था और उसके बगल में एक लड़की सिर्फ अंडरवियर में थी। पैलेंक्विन के नीचे कुछ और लोग जो असगैग्ड आदमी जैसे ही हालत में थे अपनी पीठ पार यूज उठाए ह्यूदा। ये सीन एंशिएंट स्लेव्स की याद दिला रहा था जिन्हें ह्यूमिलिएशन में सबमिट करने पर मजबूर किया जाता था। अचानक पैलेंक्विन उठाने वाला एक आदमी लड़खड़ाकर आगे की तरफ गिर गया। वो मोटा आदमी फ्राउन किया, क्लियरली डिस्प्लीज्ड था। उसकी आंखों में क्रूएल्टी चमक उठी। उसके हाथ में अचानक एक शार्प स्पीयर आ गया, पता नहीं कहां से। बस पलक झपकते ही उसने वो स्पीयर जोर से फेंका और वो लड़खड़ने वाले आदमी के सीने को चीर गया। उस बेचारे आदमी ने दर्द से चीख मारी, उसकी आंखें सेफ्ट पैट गई और मुंह से खून निकलने लगा। बस एक आखिरी चीख के साथ वो गिर पड़ा और तुरंत मर गया। डैन और डोन नहा ये सीन देखकर कांप उठे। नॉर्मली वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किसी को मारते थे, लेकिन ये लोग अलग थे। एक छोटी सी गलती पर भी जान लेने को तैयार थे।
अपना काम करने के बाद वो मोटा आदमी अपनी चिन पार हाथ रखकर टुदैन के ग्रुप की तरफ घिन भरे चेहरे से देखने लगा, जैसे कमजोर शिकार को देख रहा हो। उसने कहा, तुम लोगों ने देखा ना, मुझे बंदे कम पैड रहे हैं। वो लड़का इधर आ और असमेयर ह्यू बंदे की जगह ले ले। और वो छोटी रैबिट जैसी लड़की, ही पॉइंटेड एट डोन नहा, हर दिन मैं तुझे एक बॉक्स फ्रेश मीट या इंस्टेंट नूडल्स दूंगा ताकि तू मेरी खिदमत कर सके। तुम्हें पता होना चाहिए, इस अपोकलिप्स में प्रोडक्शन तो कब का बंद हो चुका है। तेरे लिए मैंने कितनी मेहनत की है। कैप्टन गो ने अचानक बगल वाली लड़की का सर पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। उसके चेहरे पर एक बदमाश स्माइल थी और आंखों में हवास चमक रही थी। वो पहले से ही ऐसी लड़कियों से बोर हो चुका था जो उसकी बाहों में थी, लेकिन डोन नहा, उसकी आंखों में इस वक्त सच में एक कीमती जेम थी, इस बर्बादी में एक रेयर ट्रेजर। जब बस मोट ने बात शुरू की तो वो एक आंख वाला गुंडा तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। टुदैन के ग्रुप की तरफ मुड़कर चिल्लाया, हमारे कैप्टन ने जेनरस ऑफर दिया है, तुम्हें एडवाइस कर रहा हूं कि बेवकूफ मैट बनो और इस मौके की कदर करो। उस एक आंख वाले के एक चेले ने भी जोश भरी आवाज में कहा, इस बार तो मजा आएगा। कैप्टन को नई लड़की मिल गई तो हमें पुरानी वाली का शेयर मिलेगा। बहुत मजा आएगा। वो थग्स अभी खुश हो भी नहीं पाए थे कि कैप्टन गो का एक ठंडा सवाल उन सबको चौंका गया, रुको, ये कैसी स्मेल है? तुम लोगों ने अभी क्या खाया? ये सवाल सुनते ही सारे थग्स जैसे बिजली गिर गई हो, उनके अंदर से चीख निकली, हो गया काम। थोड़ी देर पहले ज्यादा भूखे होने की वजह से उन्होंने चुपके से मीट खा लिया था, कैप्टन को बताए बिना, एक मौत की सजा वाली गलती। सब अपना पेट पकड़कर चीखते हुए मेडिकल हेल्प के लिए भाग रहे थे और भागते हुए हैरानी से सोच रहे थे कि उन्हें ऐसे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उनकी माफी सुनकर कैप्टन गो के चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन आया, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उसने क्लियरली अनुमान लगा लिया था कि उसके सबॉर्डिनेट्स ने क्या खाया है, लेकिन अभी के लिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। उसके बजाय वो दहाड़ा, कमीनी, कचरा खाओ। मैं कोई संत नहीं हूं जो तुम जैसे बेवकूफों पर रहम करूं। अभी अभी क्या खाया है और फिर भी छुपाने की कोशिश कर रहे हो? निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।